राष्ट्रीय मूल निवासी संघ और उसके द्वारा जो मूल निवासी एजुकेशनल डेवलपमेंट एंड वेलफेयर सोसाइटी, जिसका आज यहाँ पर पहला वार्षिक और राष्ट्रीय अधिवेशन संपन्न होने जा रहा है। यहाँ उपस्थित हमारे वरिष्ठ और इस संगठन के मुखिया चरण बेसरा साहब, मंच पर आसीन हमारे साथ इंडियन यूनिटी सेंटर के नेशनल प्रेसिडेंट काजी कमरुद्जा मान जी, जो कोलकाता से हमारे पास चल करके आए हैं। इस कार्यक्रम के अंदर नवनिर्वाचित जो कार्यकारिणी और कमेटी बनी है, उसके सभी पदाधिकारी और सदस्यगण, यहाँ उपस्थित सभी जो विलेज लेवल के मांझी और यहाँ कार्यकर्ता साथी, माताओं, बहनों और प्यारे बच्चों, आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम को अंजाम देने जा रहे हैं। और ये कार्यक्रम मूल निवासी कॉन्सेप्ट पर चलने वाला कार्यक्रम है। और यहां हमारी पहचान पूरे भारत में आदिवासी के नाम से है। तो पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आदिवासी में और मूल निवासी में ठीक उतना ही अंतर होता है जितना पानी में और जल में होता है। पानी और जल आपस में जितना अंतर है, उतना ही अंतर आदिवासी में और मूल निवासी में। जैसे पानी और जल दोनों एक ही चीज के नाम हैं, ठीक वैसे ही आदिवासी और मूल निवासी ये एक ही शब्द के दो शब्द हैं, मगर अर्थ एक है। भारत के मूल निवासी, जिसे हम अंग्रेजी में कह सकते हैं इंडिजीनियस पीपल ऑफ इंडिया। तो ये जो मूल निवासी बहुजन समाज या मूल निवासी बहुसंख्यक समाज जिसको हम कहते हैं, उसके अंदर अभी जो हम आए थे उस समय नारे लग रहे थे, SC, ST, OBC और माइनॉरिटी एक हो, एक हो। ये नारा लगाने की क्या जरूरत है हम लोगों को? और क्यों SC, ST और OBC और माइनॉरिटी चारों को इकट्ठा होने की जरूरत है? इकट्ठा होने की जरूरत इसलिए है कि SC, ST, OBC और कन्वर्टेड माइनॉरिटी ये सभी भारत के मूल निवासी लोग हैं, भारत के इंडिजीनियस लोग हैं। समय समय पर इनकी पहचान बदलती गई और अभी भारतीय संविधान के अनुसार उनकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल आइडेंटिटी है, संवैधानिक पहचान है, वो SC है, ST है, OBC है और कन्वर्टेड माइनॉरिटी है। तो ये चारों ही वर्गों के लोग भारत के मूल निवासी है, भारत के इंडिजीनियस पीपल है, इसलिए इनको इकट्ठा होना जरूरी है। हम दादा चरण बेसरा जी के साथ में पिछले तकरीबन 23-24 साल से पूरे देश में SC, ST, OBC और माइनॉरिटी यानी भारत के मूल निवासी लोगों को इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। इकट्ठा करना इसलिए भी जरूरी है कि जिस तरीके से अभी हमारा जो कल्चर हम आपको बताना चाह रहे हैं, उस कल्चर के अंदर हमारे देश के खास करके आदिवासी जो अपनी मूल पहचान बनाए हुए हैं,
मैं भारत के कोने कोने में गया हूं, आदिवासी क्षेत्रों में, जो आज भी एसटी यानी कि ट्राइबल की पहचान में संवैधानिक पहचान बनाए हुए हैं और अपनी मूल गण व्यवस्था की संस्कृति को आज भी बरकरार रखे हुए हैं। साउथ इंडिया से लेकर के नॉर्थ तक, बांग्लादेश की सीमा से पाकिस्तान की सीमा तक, ये तो उदाहरण आपके सामने है। आप बांग्लादेश की सीमा पर बैठे हुए हो और मैं पाकिस्तान की सीमा से आया हूं। अगर पाकिस्तान की सीमा पर लगा हुआ बाड़मेर जिला और मालदा जिला जो पश्चिम बंगाल का बांग्लादेश से लगा हुआ, अगर ये आपस में एक हो सकता है, एक जगह इकट्ठा हो सकता है, हमने दक्षिण भारत यानी साउथ से लेकर के नॉर्थ के लोगों को एक साथ जोड़ दिया है। तो पूरे भारत में जो आदिवासियों का कल्चर है, इसी कल्चर का, इसी संस्कृति का हमारे दुश्मनों ने फायदा उठाया। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हमारे लोग दिल से और स्वभाव से यानी प्रकृति से कितने अच्छे लोग हैं, ये मैं हर जगह जाता हूं तो महसूस होता है, उसका एहसास होता है। और यहां पर भी आपने हमें एहसास करवा दिया। मैं बाड़मेर जिले से रहने वाला हूं, मैं भी आदिवासी ट्राइब हूं, भील कम्युनिटी से हूं। इधर संथाल है, उधर भील है, भील इधर भी होंगे। और ये कहकर मैं कोई जाति को संबोधित नहीं करना चाहता, मैं मूल निवासी कॉन्सेप्ट पर चलने वाला हूं। लेकिन जब मैं बाड़मेर से चलकर आपके बीच में आता हूं तो जिस तरीके से आपका स्नेह और प्यार मिलता है, जिस तरीके से आधा किलोमीटर से ज्यादा दूरी से ही हमको स्वागत के साथ में, ढोल नगाड़ों के साथ में, संगीत के साथ में हमें कार्यक्रम स्थल पर लाया जाता है और उसके बाद में नन्ही नन्ही बालिकाओं से हमारा स्वागत करवाया जाता है और कहा जाता है कि पैर धोए जाएंगे। ये हमारी संस्कृति कोई बुरी संस्कृति नहीं है, ये संस्कृति हमारी अच्छी संस्कृति है। लेकिन इस संस्कृति का फायदा हमारे दुश्मनों ने उठाया। हमारे लोगों ने, हमारे पुरखों ने दुश्मन को नहीं पहचाना और उसे आम इंसान मान करके उसका भारत में स्वागत किया और कहा अतिथि देवो भव, अतिथि देव होते हैं। जब इस देश के अंदर विदेशी आक्रांताओं ने हमला किया, उस समय हमारे जो लोग शांतिपूर्ण ढंग से रहने वाले लोग थे, युद्ध में विश्वास नहीं करते थे, झगड़ा टंटा आपस में लड़ाई नहीं करते थे, उन लोगों के ऊपर जब पहली बार हमला हुआ तो 17 बार उन हमलावरों के दांत खट्टे किए हमारे पुरखों ने। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 17 बार हराया। 17 बार हारने के बाद उन लोगों ने सोचा कि इन लोगों से लड़ाई में जीतना संभव नहीं है, हम लोग लड़कर के इनसे जीत नहीं सकते। इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने मित्रता की, उन्होंने दोस्ती की और मित्रता और दोस्ती करके हमारे अंदर घुसपैठ की और हमारे लोग जो प्रकृति पूजक लोग, प्रकृति को मानने वाले लोग थे, उन्होंने कहा और सोचा कि यार आखिर इंसान ही तो है और ये भी भूले भटके यहां आ गए हैं। और जब इन्होंने सरेंडर कर दिया है कि अब हमें झगड़ा नहीं करना है तो इनको थोड़ी जगह रहना को दे दो। इस तरह से हमारे पुरखों ने थोड़ी जगह देने का
जो शुरुआत किया, उनको अतिथि देवो भव कह करके जो उनका स्वागत किया, जो उनका सम्मान किया, उसका फायदा उठा करके उन्होंने पूरे भारत की धरती पर ही कब्जा कर लिया। पूरे भारत की संस्कृति पर, भारत की सभ्यता पर कब्जा कर लिया और हमारे मूलवंशी यानी इस देश के मूल निवासियों को, आदिवासियों को जंगलों में जाकर छुपने के लिए मजबूर होना पड़ा। ये वो आस्तीन के सांप थे जिनको हमारे लोगों ने पनाह दी, हमारे लोगों ने शरण दी, इंसान मान करके उनको कहा कि कोई बात नहीं, आप भी आओ और रहो। लेकिन उन्होंने धीरे धीरे आपकी पूरी धरती और धरा पर कब्जा कर लिया, आपके पुरखों को जंगलों में छुपने के लिए मजबूर कर दिया। ये हमारी संस्कृति का उन लोगों ने फायदा उठाया। इस देश के लोग जो मूल निवासी संस्कृति को बचाए हुए लोग हैं, जो एसटी यानी कि ट्राइब्स की पहचान बनाए हुए हैं, ये लोग आज भी उसी स्थिति में रह रहे हैं जो स्थिति उनकी 2000 साल पहले थी। ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है उनके। ठीक है, उनके तन पर से पत्तों की जगह थोड़े कपड़े आ गए, इससे कोई परिवर्तन नहीं हुआ। आज भी हमारे लोग झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हैं, घास की झोपड़ियों में रह रहे हैं, आज भी जंगलों के अंदर आशियाने बनाकर रह रहे हैं। उनके पास शहरों में कोई प्लॉट नहीं है, कोई जमीन नहीं है, उनके पास कोई भवन नहीं है, क्योंकि हमारा जो कुछ था उन लोगों ने धीरे धीरे हमसे छीन लिया। तो ये भारत के जो मूल निवासी लोग हैं, हमारे जो भाई पूरे देश के अंदर है, उन लोगों को उन्होंने बांटने का काम किया ताकि ये लोग हमसे लड़ ना सके, मुकाबला ना कर सके। उन्होंने हमें छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर दिया और हम छोटे छोटे टुकड़ों में बंट करके उनका मुकाबला करने लायक नहीं रहे। आज हम लोगों ने जब इसको समझने की कोशिश की, 2200 साल बाद जब हमारे महापुरुषों राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, पेरियार, बिरसा मुंडा, बाबा साहब अम्बेडकर, छत्रपति साहू जी महाराज जैसे महापुरुषों की पहल और प्रयास की वजह से हम लोगों को जब पढ़ने लिखने का अधिकार मिला, तो जब पढ़ने लिखने का अधिकार मिला तो हमें थोड़ा थोड़ा पता चला कि अपना कौन है और पराया कौन है। थोड़ी अपने और पराये की जान पहचान शुरू हुई और वामसेवक संगठन ने हमारे उन तमाम महापुरुषों की विचारधारा के आधार पर ये तय किया कि इस देश के मूल निवासियों को उसके दुश्मन की पहचान करानी होगी। इसलिए भारत के अंदर जो विदेशी आज भी कब्जा किए हुए बैठे हुए हैं, उन लोगों की पहचान समाज को कराना बहुत जरूरी हो गया है। वे लोग आज पूरे भारत पर, भारत की राजनीति पर, आर्थिक तंत्र पर, सामाजिक व्यवस्था पर पूरी तरह से काबिज है। उन लोगों से हमें मुक्ति पानी है, उनसे हमें आजादी प्राप्त करनी है। इस आजादी को प्राप्त करने के लिए ये मुहिम जो चलाई जा रही है और जो हमारे बड़े भाई कहूं, दादा कहूं, चरण बेसरा जी के माध्यम से जो आपके इस क्षेत्र के अंदर, जैसे उत्तरी बंगाल भी कहा जा सकता है, यहां पर जो जागृति की जोत जगाई जा रही है, यहां मैं कोई पहली बार नहीं आया हूं। मैं यहां पर लगातार पिछले 15 सालों से ज्यादा साल हो गए मुझे आते हुए। अलग अलग स्थानों पर अलग अलग कार्यक्रमों में मैं आता रहा हूं और यहां की संस्कृति और कल्चर को देख रहा हूं। तो आज जो काम चरण बेसरा जी के द्वारा समाज में जन जागृति का कार्य बढ़ाया गया,
उस बढ़ते हुए कार्य को देखकर हमारे दुश्मन की रूह कांपने लगी। उसने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि फिर यहां पर कोई बिरसा मुंडा पैदा हो जाए, फिर यहां पर कोई जो है सिद्धू कानू पैदा हो जाए, फिर कोई तिलका मांझी पैदा हो जाए। इसलिए इस बढ़ती हुई जागृति को रोकने के लिए हमारे दुश्मनों ने एक षड्यंत्र के तहत इस एकता को फिर से तोड़ने का एक असफल प्रयास किया। वो हमेशा क्या करता है, हमारे समाज के अंदर घुसपैठ करता है, घुसपैठ करके हमारे समाज के कुछ भोले भाले लोगों को हथियार बनाता है, इस्तेमाल करता है और हमारी ताकत को तोड़ने का काम करता है। यहां पर भी जो हालात पैदा किए गए हैं, उन हालातों के लिए हमारे समाज का एक भी आदमी या एक भी कार्यकर्ता जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि मुझे 25 साल का अनुभव है इस क्षेत्र में काम करते हुए कि कोई भी हमारे समाज का आदमी गद्दार नहीं हो सकता। हमारे समाज का कोई भी आदमी हमारे समाज के साथ दगा नहीं कर सकता जब तक दुश्मन उसमें इंटरफेयर नहीं करे, दुश्मन जब तक घुसपैठ ना करे। दुश्मन घुसपैठ करता है हमारे कुछ कमजोर लोगों को, भोले भाले लोगों को, जो उनके षड्यंत्रों को नहीं समझ पाते हैं। ऐसे लोगों को वो अपने लालच में, लोभ में, प्रलोभन में लेते हैं और उन लोगों से तोड़ने का यानी विभाजन का काम करवाता है। ये कोई पहली बार मालदा में या इस क्षेत्र में नहीं हुआ, मांझी परगना में नहीं हुआ, ये देश के कोने कोने में हो रहा है, देश के हर क्षेत्र में हो रहा है। एससी में हो रहा है, एसटी में हो रहा है, ओबीसी में हो रहा है, माइनॉरिटी में हो रहा है। सब जगह हमारा दुश्मन तोड़ने के काम पर लगा हुआ है। क्यों तोड़ने के काम पर लगा हुआ है? क्योंकि उसको पता चल गया है कि जब मैं पहली बार भारत में आया और आकर के इन भोले भाले आदिवासियों को मूर्ख बना करके जब देश पर कब्जा किया, उस समय ये लोग हमारे ऊपर विश्वास किया और अब हमारी दगेबाजी और धोखेबाजी को ये समझ गए हैं। आज उसे पता लग गया है कि चरण बेसरा जी की टीम और उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा जिस तरीके का वातावरण निर्माण किया जा रहा है, आज मैं देख रहा हूं कि इस प्रांगण में 3 जगह पर भारतीय संविधान का डिस्प्ले लगाया हुआ है। भारत का संविधान जिसने हमें मौलिक अधिकार दिए, जिसने हमें बोलने का अधिकार दिया, लिखने पढ़ने का अधिकार दिया, हमें संपत्ति तक का अधिकार दिया, मगर दुश्मनों ने छीन लिया और अब शिक्षा का अधिकार भी छीन रहे हैं, बोलने का अधिकार भी छीन रहे हैं। वो अधिकार जिस संविधान के अंदर है, उस संविधान के यहां पर 3 जगह डिस्प्ले लगे हुए और 3 जगह जो डिस्प्ले लगे हुए हैं, ये तो खुशी का विषय है ही है, ये तो अच्छी बात है ही है। इसके साथ साथ गर्व और फख्र की ये बात है कि इन तीनों डिस्प्ले के पास तरकश और तीर कमान लेकर हमारी बेटियां तैनात हैं। आज हमारी बेटियां संविधान की रक्षा के लिए हाथ में धनुष बाण और तरकश लेकर के खड़ी है और वो कसम खा रही है कि मेरे जीते जी संविधान को खत्म नहीं होने दूंगी। जिस दिन इस देश के बेटों के साथ साथ
बेटियां इस तरीके से तैनात हो जाएंगी, खड़ी हो जाएंगी, हमारे दुश्मन को भागने में मिनट नहीं लगेंगे, मिनट, घंटों की छोड़ो, दिनों की छोड़ो। और ये काम अगर करके दिखाया है तो इस देश की संस्कृति को कायम रखने वाले इस मालदा और उसके आसपास के एरिया के आदिवासियों ने चरण बेसरा जी और उनकी टीम के नेतृत्व में करके दिखाया है। अगर इतना खतरनाक कदम उठता है, अगर इतनी खतरनाक पहल होती है और संविधान को बचाने के लिए बहन बेटियां आगे आ जाती है, तो दुश्मन के कलेजा कांपेगा नहीं तो और क्या करेगा। दुश्मन का कलेजा कांपने लगा है, इसलिए वो हमारे संगठनों को तोड़ फोड़ करता है, हमारे संगठनों में घुसपैठ करता है। मुझे ये खबर जब से मिली, मैंने चरण बेसरा साहब को कहा कि आप राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, आपको पूरा भारत जानता है, देश का कोने कोने में बैठा हुआ व्यक्ति जानता है, खाली आदिवासी नहीं जानता, एससी जानता है, ओबीसी जानता है, माइनॉरिटी जानता है। आप राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, आपने अगर एक क्षेत्र में इतना बड़ा आंदोलन खड़ा किया और दुश्मन ने आपको हताश और निराश करने के लिए उस संगठन में तोड़फोड़ का काम किया, इससे आप जरा भी विचलित मत होना, जरा भी मत घबराना, क्योंकि आप हमारे संगठन के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं, वामसेफ के सीसी के मेंबर हैं और सभी कार्यकर्ताओं में वरिष्ठ भी हैं। हमारी जो केंद्रीय बॉडी है उसमें सबसे वरिष्ठ चरण बेसरा जी हैं। मैंने चरण बेसरा जी को ये तो नहीं कहा, लेकिन ये कहने के लिए यहां आया, कहा तो नहीं उस समय, मगर ये कहने के लिए आपके बीच में आया हूं कि हम लोग चरण बेसरा जी को चरण बेचारा नहीं होने देंगे। अगर दुश्मन सोच रहा है कि हम चरण बेसरा को चरण बेचारा बना देंगे, हम बेचारा नहीं बनने देंगे। पूरे देश की ताकत उनके पीछे खड़ी है, इसलिए कहीं पर भी घबराने की जरूरत नहीं होती है। हम प्रकृति को मानने वाले लोग हैं, अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे खेत में जितनी फसल पैदा होती है, सारी फसल घर पे नहीं आती है। कुछ जानवर खा जाते हैं, कुछ दाने जमीन पे गिर जाते हैं, कुछ खराब हो जाते हैं। जितनी फसल पकती है सारी घर में नहीं आती। हमारे संगठनों में भी जितने लोग आते हैं वो सारे लोग अंत तक हमारे साथ रहेंगे, कोई जरूरी नहीं है। कुछ लोग बीच में निकल जाते हैं, जाने दो, आज नहीं तो कल उनको समझ में आ जाएगा कि हमने समाज के साथ में अच्छा नहीं किया, और वो लोग माफी मांगने लायक भी नहीं रहेंगे। फिर भी कोई बात नहीं, हमारे अपने लोग हैं, अगर सुधर जाएंगे तो हमें उन मौका देंगे, हम उनको मौका देंगे। कोई किसी के 40 साल की मेहनत पर पानी कैसे फेर सकता है? जिसने अपना जीवन कुर्बान कर दिया उसकी मेहनत को कैसे भुलाया जा सकता है? इस चीज को हमें समझना चाहिए और ये ध्यान में रखना चाहिए हमें। और हमारे दुश्मनों को भी बता देना चाहता हूं, क्योंकि यहां से लाइव चल रहा है तो खबर तो सब जगह जा रही है। मैं उनको भी बताना चाहता हूं कि योग्य व्यक्ति जो होता है, काबिल व्यक्ति जो होता है, वो किसी पद का या संगठन का मोहताज नहीं होता है।
किसी पद या संगठन विशेष का मोहताज नहीं होता है। उसकी योग्यता के बलबूते पर जहां जाके खड़ा हो जाएगा, लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। इसलिए संगठनों के मामले में भी ज्यादा परेशान हैरान होने की कोई जरूरत नहीं है। अब ये संगठन जिसका पहला अधिवेशन हो रहा है, ये संगठन अब राष्ट्रीय संगठन बन गया। जिस मंच के ऊपर हम आ गए हैं और हमारा कनेक्शन पूरे भारत के 26 राज्यों में आज भी है, यानी 26 राज्यों का तो ये संगठन आज ही बन गया। हम इसी नाम से पूरे राज्यों के अंदर अलग अलग विंग खड़ी करेंगे। पूरे देश के अंदर मूल निवासी एजुकेशनल डेवलपमेंट एंड वेलफेयर सोसाइटी की विंग हम लोग पूरे भारत के हर राज्य में बनाएंगे और उन सबके राष्ट्रीय संरक्षक या प्रभारी रहेंगे हमारे चरण बेसरा जी। ये खाली मालदा का मामला नहीं रहेगा, अब ये मामला पूरे देश का हो जाएगा। पूरे देश में जो आपके यहां का एजुकेशनल सिस्टम है, जो आपने मेहनत करके खड़ा किया है, इस सिस्टम को पूरे देश में ले जाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये मंच जिसको आप अभी देख रहे थे, हमारे जैसे 30 मार खा आकर के दहाड़ रहे हैं। चरण बेसरा जी भी बोले और भी कई हमारे 40 यहां से लगभग 50 लोग मंच पे आए थे। 50 लोग आए थे ना, मंच नहीं हिला ना, नहीं हिला। और हमारे बच्चों की एक टीम आई और उसने इस मंच को हिलाया ही नहीं, पूरा नचा दिया। छोटे छोटे बच्चों की एक टीम आई और मंच यूं लहरें लेने लगा, हिलकोरे लेने लगा। क्या वजह थी बताओ? आप 50 आए थे, नहीं हिला, और उन बच्चों ने हिला दिया। उसका कारण क्या है? ढूंढो। उसका कारण है उन बच्चों के अंदर एकता थी, उन बच्चों में यूनिटी थी। जब एक का बायां पैर हिलता था तो सबके बाएं पैर ही उठते थे। जब एक का दाहिना पैर उठता था तो सबके दाहिने पैर ही उठते थे। इस एकता ने मंच को हिला दिया। इस एकता ने मंच को भी नचा दिया। ये होती है एकता। अगर ये एकता यहां से चल करके साउथ में जाती है, यहां से चल करके राजस्थान में जाती है, तो इतना मजबूत बनाया हुआ मंच हिल जाता है तो हमारे दुश्मन ब्राह्मण की तो जड़ें ही नहीं है, उसकी तो कोई जड़ ही नहीं है, वो तो बिना जड़ का पेड़ है। जब चाहे तब उखाड़ सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें इन बच्चों की तरह एकता सीखना चाहिए। आप हमें मुझे बहुत बड़ा लीडर मानते होंगे, लेकिन आपको इस बात का पता नहीं है कि मैं इन बच्चों से भी सीख के जा रहा हूं। सीखने के लिए बहुत कुछ है। आदमी हर कदम कदम पे सीख सकता है। हमें भी सीखना होगा कि हम लोग भी इकट्ठा होकर के लड़ेंगे। जब भी कोई एक हमारे भाई के ऊपर आफत आएगी तो हम सब मिलकर के लड़ेंगे। और मैं उन बेटियों से कहना चाहता हूं, जो बेटियां हमारा पैर धोने के लिए तैयार थी, मैं उन बेटियों से कहना चाहूंगा कि पैर अपने मां बाप के धो। अपने मां बाप के पैर धोने चाहिए, लेकिन जिस दुश्मन की तरफ मैं इशारा कर रहा हूं, उस दुश्मन के पैर तोड़ने की भी औकात तुम्हारे अंदर होनी चाहिए। अब खाली पैर धोना मत सीखो, उस दुश्मन के पैर तोड़ना भी सीख लो। जिस दुश्मन ने तुम्हें गुलाम बनाया,
जिस दुश्मन ने तुम्हें दासी बनाया, जिस दुश्मन ने इस देश के अंदर जो मातृ प्रधानता थी, जो स्त्रियों का राज हुआ करता था, महिला प्रधान देश था, उस व्यवस्था को नष्ट करके पुरुष प्रधान बनाने वाले उन बदमाशों के, उन दुश्मनों की टांगे तोड़ने का काम शुरू करो। घबराने की जरूरत नहीं है, पूरा देश एकजुट हो रहा है, पूरा देश साथ में आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि हम लोगों ने किसी को भी हमारे संगठन से जोड़ने के लिए बाध्य नहीं किया। हमने कभी किसी से नहीं कहा कि आप हमारे मेंबर बन जाओ, आप हमारे सदस्य बन जाओ, आप आपका संगठन खत्म करके हमारे संगठन में आ जाओ। हमने नहीं कहा, क्योंकि हम हमारे समाज के लोगों को न तो अपने आप से जोड़ना चाहते हैं और न हमारे संगठन से जोड़ना चाहते हैं। हम हमारे समाज के लोगों को, युवाओं को, माताओं, बहनों और प्यारे बच्चों को उद्देश्य और विचारधारा के साथ जोड़ते हैं। हमारे लिए उद्देश्य और विचारधारा महत्वपूर्ण है, हमारे लिए संगठन महत्वपूर्ण नहीं, हमारे लिए व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं। व्यक्ति आते हैं, जाते हैं। मैं वहां से चलकर यहां तो आ गया, लेकिन वापस जाऊंगा या नहीं जाऊंगा कोई गारंटी नहीं। मैं नहीं तो कल कोई और सही, लेकिन हमें उद्देश्य और विचारधारा नहीं छोड़नी। विचारधारा हमारे महापुरुषों की, विचारधारा ज्योतिबा फूले की, सावित्री माता की, विचारधारा बाबा साहब अम्बेडकर की, बिरसा मुंडा की, पेरियर रामास्वामी की, छत्रपति शाहू महाराज की, सयाजी गायकवाड़ की, ये जो विचारधारा है, संत कबीर की, गुरु रैदास जी की, ये जो विचारधारा है, इस विचारधारा के साथ कोई समझौता नहीं होना चाहिए। और उद्देश्य है अपने दुश्मन को पहचानना और उस दुश्मन को भारत से विदा करना। इसके अलावा कोई उद्देश्य फायदा लेकर के हमारे वोट चोरी करके राज सत्ता में पहुंच जाता है। हम लोग सोचते हैं कि हमने मेरे अपने आदमी को वोट दिया, आपका वोट ईवीएम से चुरा करके एक पक्ष ले जाता है और वो पक्ष जीत जाता है। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि कांग्रेस हार जाती है, बीजेपी हार जाती है, आम आदमी पार्टी हार जाती है, कम्युनिस्ट पार्टी हार जाती है, तृणमूल कांग्रेस भी हार जाती है, लेकिन ब्राह्मण कभी नहीं हारता। ब्राह्मण कभी नहीं हारता, क्योंकि सभी पार्टियों का मुखिया ब्राह्मण है। सभी पार्टियों पर कब्जा ब्राह्मण का होता है, इसलिए ब्राह्मण कभी नहीं हारा। हमें ब्राह्मण को हराना है। हमें ना कांग्रेस को हराना है, ना बीजेपी को हराना है, ना कम्युनिस्टों को हराना है। हमें ब्राह्मण को हराना है। जहां ब्राह्मण होगा वहां वोट नहीं, वहां पर वोट नहीं। मैंने तो ऐलान कर रखा है कि ब्राह्मण को देना बंद कर दो। सुन लो मेरी बात ध्यान से, बातें आपस में बाद में कर लेना। ब्राह्मण को देना बंद कर दो। मान, सम्मान और मतदान। ब्राह्मण को देना बंद कर दो, मान, सम्मान और मतदान, और उसके साथ साथ अन्नदान और धनदान भी। ये देना बंद कर दो और ब्राह्मण से लेना भी बंद कर दो। लेना क्या बंद करना है? उससे सलाह, सुलह और ज्ञान लेना बंद करो। उससे सलाह मत लो। हमारा आपसी कोई झगड़ा है, उसको बीच में लेकर के झगड़ा खत्म मत करो, क्योंकि वो आपका झगड़ा खत्म नहीं करेगा, वो झगड़ा बढ़ाएगा। इसलिए सलाह, सुलह और ज्ञान लेना बंद कर दो।
दान, मतदान और मान सम्मान देना बंद कर दो, तुम्हारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। ये संदेश मैं देने के लिए आप लोगों के बीच में आया था। चरण बैसरा साहब का आज से कद और बढ़ गया है। आपके दिलों में नहीं, आपके एरिया में नहीं, मालदा में या मांझी परगना में नहीं, पूरे भारत में बढ़ गया है। मैं इस कार्यक्रम में अपनी मर्जी से नहीं आया। हमारे साथ में भी ऑल इंडिया की टीम है। अभी हमारा 3 दिन का राष्ट्रीय अधिवेशन जयपुर में संपन्न हुआ, जिसमें एक साथी आए थे, शायद यहां हो तो हाथ खड़ा करके। मंजला जी वहां आए थे जयपुर में, एक रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर वो खड़े सामने। वेरी गुड। वो आए थे वहां पर कार्यक्रम में, 3 दिन का कार्यक्रम था वहां पर। इस कार्यक्रम की तैयारी की वजह से चरण बैसरा साहब वहां नहीं आ पाए। तो हमारी पूरी जो टीम है ऑल इंडिया की, 18 राज्यों के लोग तो जयपुर में मौजूद थे। उन 18 राज्यों ने और 18 राज्य के लोगों ने मुझे निर्देश दिया कि जाइए आप वेस्ट बंगाल और जाकर चरण बैसरा जी के कंधे को मजबूत करिए, चरण बैसरा जी के हौसले को मजबूत करिए। उन्हें किसी भी प्रकार से जरा सा भी विचलित होने की जरूरत नहीं है। पूरा देश उनके साथ में खड़ा है। मैं आप लोगों को पूरे देश के साथ जोड़ने के लिए आता हूं यहां पर। मैं बार बार आता हूं, इसलिए आता हूं कि आपको पूरे देश के साथ जोड़ सकूं। और जिस दिन आप पूरे देश के साथ जुड़ गए, जब आप लोग साउथ के तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्रा, तेलंगाना, वहां के आदिवासियों से, वहां के मूल निवासियों से जुड़ गए, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। और ये काम मैं बखूबी कर रहा हूं और करके ही दम लूंगा। मैं इस देश के संपूर्ण मूल निवासी बहुसंख्यक समाज को इकट्ठा करके रहूंगा। इसको लेकर के हम लोगों ने एक बहुत बड़ा आयोजन भी राजस्थान से शुरू किया है, और उस आयोजन का नाम है किसान कमेरा संवैधानिक अधिकार यात्रा। किसान कमेरा संवैधानिक अधिकार यात्रा। किसान और कमेरा 2 शब्दों के बारे में आपको समझना होगा। आज बड़ी बड़ी जमीनों के जमींदार या सैकड़ों एकड़ या सैकड़ों हेक्टेयर जमीन के मालिक किसान नहीं होते। इस देश का असली किसान कौन है? इस देश का वास्तविक किसान कौन है? इस देश का वास्तविक किसान अगर कोई है तो वो आदिवासी है। वो आदिवासी है जिसने जंगलों में, पहाड़ों में उबड़ खाबड़ धरा को भी समतल करके वहां पर फसल पैदा की। इस देश के अंदर पशुपालन और खेती का काम प्रारंभ करने वाले ये आदिवासी लोग हैं। तो इस देश का सबसे बड़ा किसान वर्ग कोई है तो वो आदिवासी है। आज भी आदिवासियों की जो आजीविका है वो खेती पर आधारित है। आज भी वो कृषक है, छोटी बड़ी खेती करके ही अपना गुजारा करते हैं। असली किसान ये है। किसान और कमेरा वर्ग यानी जो कमाकर खाता है, जो मेहनत करके खाता है, बढ़ई जो लकड़ी का काम करता है, नाई जो बाल काटता है, कुम्हार जो मटका बनाता है, लोहार जो लोहे का काम करता है, दर्जी जो कपड़े सिलता है, बुनकर जो कपड़ा बनाता है, ये कमेरा वर्ग है। कमेरा वर्ग का मतलब है काम करके खाने वाला। कमेरा वर्ग का मतलब है कमाकर खाने वाला।
मेहनत करके खाने वाला, तो किसान और कमेरा वर्ग ये भारत के मूल निवासी है। इसके अलावा एक और वर्ग है, और वो है ठग और लुटेरा। किसान और कमेरा वर्ग, तो दूसरा वर्ग है ठग और लुटेरा वर्ग। बनिया ठग कर खाता है, ब्राह्मण मांगकर खाता है, ठग कर खाता है, और क्षत्रिय जिसको कहा जाता है वो लूट कर खाता है। ये वर्ग जो है ये लुटेरा, ठगेरा और लुटेरा वर्ग है। इस देश का आदिवासी, एससी, एसटी, ओबीसी ये किसान और कमेरा वर्ग है। इस किसान और कमेरा वर्ग के लिए भारतीय संविधान में अधिकार है, लेकिन इनको पता ही नहीं है। इनको पता ही नहीं है कि हमारे अधिकार कहां है। इसलिए अभी हम पूरे भारत के अंदर एक बहुत बड़ी यात्रा शुरू कर रहे हैं, जो लगभग हर तहसील से गुजरेगी, वरना जिला तो कोई छूटने वाला नहीं। ये यात्रा राजस्थान से प्रारंभ होगी और राजस्थान से प्रारंभ होने के बाद में अलग अलग राज्यों में शुरू होगी और पूरे भारत में किसान कमेरा वर्ग संवैधानिक अधिकार यात्रा के नाम से जन जागरण का कार्य किया जाएगा। आज जो आपके सामने डिस्प्ले के रूप में 3 जगह पर संविधान रखा हुआ है, ये संविधान इस यात्रा के दौरान एक एक पन्ना, एक एक आर्टिकल पढ़ाया जाएगा। एक एक आर्टिकल पर चर्चा होगी। जहां सभा होगी वहां 5 वक्ता होंगे, 10 वक्ता होंगे। वो एक एक वक्ता एक एक अनुच्छेद पर, एक एक आर्टिकल पर चर्चा करेंगे। जब वो एक आर्टिकल पर एक वक्ता अगर चर्चा करेगा और एक सभा में अगर हमारे पास में लगभग मान लीजिए कि एक सभा में अगर 10 वक्ता हैं और ऐसी हम 40 सभा करने जा रहे हैं एक राज्य में 40 सभाएं होगी। एक सभा में अगर 10 होते हैं वक्ता और एक एक आर्टिकल पर बोलते हैं, तो 40 सभाओं में 400 आर्टिकल पर बोला जा सकता है। भारत के संविधान में 395 आर्टिकल। इस प्रकार से ये संविधान को यहाँ आपके सामने रखा है। ये संविधान किसान कमेरा वर्ग को, जन जन को, एससी, एसटी, ओबीसी के लोगों को पढ़ाया जाएगा। ये बहुत बड़ा अभियान और कार्यक्रम हम शुरू करने जा रहे हैं। मैं लंबी चौड़ी बात आपसे नहीं करूंगा, क्योंकि आप लोगों को भी वापस जहां दूर दूर से आए हो वहां जाना है। मैं आपसे एक ही निवेदन करता हूं कि अब आप और हम अलग ना समझें। राजस्थान और बंगाल अपने आप को अलग ना समझे, बंगाल और तमिलनाडु अपने आप को अलग ना समझे। हमने भारत की कड़ी को जोड़ दिया है। ये आपके चश्मदीद गवाह यहाँ मौजूद है, बैठे हुए, ये देख कर आए। इसी बात के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। आप सभी लोगों को जोरदार जय जोहार, आप लोगों को जय संविधान, जय भारत, जय भीम। जय संविधान, जय भारत, जय अम्बेडकर। जय